भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक टोटल 23 अनुच्छेदों में जो है इसका उल्लेख मिलता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का जितना उल्लेख मिलता है उतना उल्लेख विश्व के किसी अन्य देश के संविधान में नहीं मिलता है। इस वजह से भाग 3 को है जो वो भारत का महान जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं या इसे नागरिक अधिकार पत्र भी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में जितना उल्लेख मिलता है, जितना वर्णन मिलता है, उतना उल्लेख विश्व के किसी अन्य देश के संविधान में नहीं मिलता। इस वजह से भाग 3 को है वो भारत का मैग्ना कार्टा या नागरिक अधिकार पत्र भी कहते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। आज हम जो बात करेंगे, जिस मूल अधिकार की बात करेंगे वो है संस्कृति व शिक्षा का मूल अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का मूल अधिकार, इस बात को ध्यान में रखिए। अच्छा, ये जो अनुच्छेद है वो के जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 व 30 दो ही अनुच्छेदों में इस मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। अच्छा, क्या है इन अनुच्छेदों में, कितने इनके खंड है और क्या इनके उपखंड है और इनमें क्या बातें लिखी गई, इन सब पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करें। अनुच्छेद 29 का जो शीर्षक है वो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अच्छा, इस प्रकार से इसका जो टाइटल है। अब इस अनुच्छेद 29 में दो खंड है, इस बात को ध्यान रखिए। दोनों खंड कहते क्या है? खंड एक कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, अब इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जिस जिस एरिया पर, जिस जिस क्षेत्र पर भारत के कानून काम करते हैं, उसका मतलब ये है या भारत की पूरी जो पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है या राजनीतिक सीमाएं हैं या भारत की कार्यपालिका द्वारा बनाई गई क्रियान्वित किए गए कानून और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून जिस सीमा क्षेत्र तक लागू होते हैं, वो पूरी जो चीज है वो किस में आ जाती है? भारत के राज्य क्षेत्र में आ जाती है। आप इसका एकदम और स्पष्ट शब्दों में कह सकते हो कि 28 आज के जो राज्य है और 8 जो हमारे संघ शासित प्रदेश है वो जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा यदि मान के चलिए कल को भारत किसी अन्य क्षेत्र को जीत लेता है या किसी भी तरीके से किसी भी संधि के द्वारा अर्जित कर लेता है, तो वो क्षेत्र भी जो आगामी होगा वो भी राज्य क्षेत्र में आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों की, भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग में या उसके किसी भाग में या उसके किसी भाग में, अब जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है, नागरिकों की प्रत्येक वर्ग को, नागरिकों की प्रत्येक वर्ग को, अब प्रत्येक वर्ग को क्या है? प्रत्येक वर्ग को तीन चीजें यहाँ पे है, तीन आधार है। कौन कौन सी? धर्म, प्रत्येक वर्ग को धर्म, भाषा, धर्म नहीं, भाषा, लिपि और संस्कृति, ये तीन आधार है। भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इस बात का उल्लेख है वो अनुच्छेद 29 के खंड 1 में मिलता है। अनुच्छेद 29 के खंड 1 में क्या मिलता है? भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग में नागरिकों की प्रत्येक वर्ग को भाषा, लिपि, संस्कृति इनको सुरक्षित या संरक्षित रखने का अधिकार है। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 29 के खंड 1 में है। अच्छा, इसमें तीन आधार है, भाषा, लिपि और संस्कृति। क्योंकि विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम जो है भाषा है और भाषा जिस शैली में लिखी जाएगी, जिस तरीके से लिखी जाएगी उसे हम बोलते हैं लिपि। और संस्कृति जो हमारी परंपराएं है, हमारे खान पान, तौर तरीके जो भी है, रीति रिवाज, उन सबको हम संस्कृति में शामिल करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये अनुच्छेद 29 का खंड 1 था। और दूसरा जो खंड है अनुच्छेद 29 का, वो क्या कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म,
मूलवंश जाति कोमा भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश देते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 29 के खंड 2 में है। तो अनुच्छेद 29 का खंड 2 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इन चारों में से कोई भी आधार हो सकता है, उनके आधार पर राज्य के द्वारा जो संचालित इनके सरकारी स्कूल मान सकते हो या राज्य से सहायता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें प्रवेश देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। अनुच्छेद जो 29 है उसे 8 दिसंबर 1948 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिए। तो 30 में क्या है, 30 का जो टाइटल है वो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। और 30 के 2 खंड है और 30 का खंड 1 क्या कहता है, धर्म या भाषा पर आधारित कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसका प्रबंधन कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। और आगे चलकर अनुच्छेद 1 में संशोधन किया गया और नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 1 कैपिटल ए या बी जो भी होता है उसका मतलब होता है कि अनुच्छेद नया जोड़ा गया। और ये जोड़ा कब गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये लागू कब हुआ था, 1979 में। उस कानून से ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पहले खंड में जो बात लिखी गई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बारे में, तो अगर इस प्रकार की शैक्षणिक संस्था स्थापित की जाएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति तो होगी। तो यदि सरकार या राज्य इस प्रकार की संपत्ति की, यानी कि जो शिक्षण संस्था है उनकी संपत्ति की बात करें, तो इस प्रकार की संपत्ति का यदि अधिग्रहण करे और उससे संबंधित कोई भी कानून बनाए तो उस कानून से इन अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों को ना तो सीमित किया जा सकता है और ना ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। और इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 30 के खंड उपखंड 1A में है। अनुच्छेद 30 का खंड दूसरा क्या कहता है, राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 2 आधार है, धर्म या भाषा। इस बात को ध्यान रखिए। और ये जो अनुच्छेद था वो 8 दिसंबर 1948 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। 2007 में एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, मदन कारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज मामला। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी कि ये जो अनुच्छेद 30 में जितनी भी बातें लिखी गई अल्पसंख्यकों के बारे में, एक बात याद रखिए, ये जो अनुच्छेद 30 है वो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही उपबंधित है। इस बात में रखिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी थी कि ये जो प्रावधान है वो निर्बाध नहीं है, ये अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए निर्बाध नहीं है। इनके ऊपर भी राज्य चाहे तो लिमिटेशन कर सकता है, लेकिन लिमिटेशन करने का कोई आधार तो होगा। वो आधार क्या होगा, कुप्रबंधन इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुप्रबंधन इत्यादि आधार पर जो है वो इनको इस आधार पर कोई लिमिटेशन लगा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये अनुच्छेद 30 के बारे में जानकारी थी। सबसे अच्छा उदाहरण है अनुच्छेद 30 का खंड 1 जो है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मदरसे स्थापित करने का जो आधार है वो अनुच्छेद 30 का खंड 1 ही है। आजकल एक चर्चित मुद्दा चल रहा है कि मदरसों पर कार्यवाही हो रही है, फलाने मदरसों पर बुलडोजर चलेगा। इस प्रकार की तमाम जो बातें हो हम न्यूज चैनल्स में खूब देखते हैं। अब इनका आधार क्या है, ये बातें होती क्यों है, क्या इनके पीछे भी कोई लॉजिक होता है क्या? बिल्कुल होता है। लीगल लॉजिक निकल के आता है अनुच्छेद 30 के खंड 1 से। कैसे कि आप रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित तो कर रही है, लेकिन अब जो शिक्षण संस्था है वो 3 प्रकार की है। 3 प्रकार यहाँ उल्लेख नहीं मिलते हैं, उन तीनों प्रकारों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है।
लेकिन व्यवहारिक रूप में 3 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं अभी वर्तमान में चल रही है। कैसे, कौन कौन सी है? पहला प्रकार कौन सा है? ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनको राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है और उन्हें राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता भी प्राप्त है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उन शिक्षण संस्थाओं की बात कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा स्थापित है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली वो होगी जिनको राज्य के द्वारा मान्यता भी प्राप्त है और आर्थिक सहायता भी प्राप्त है। दूसरी शिक्षण संस्थाएं कौन सी होगी? ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनको राज्य के द्वारा मान्यता तो प्राप्त है लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है। और तीसरी शिक्षण संस्थाएं कौन सी है? कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिन्हें राज्य के द्वारा ना तो मान्यता प्राप्त है और ना ही आर्थिक सहायता प्राप्त हो। बस इसी जो शिक्षण संस्था का प्रकार है ना, तीसरा, इसी के ऊपर कार्यवाही की बातें हो रही है जो आप सुनते हो। उनके ऊपर नहीं होगी जो मान्यता प्राप्त है, जिनको सहायता प्राप्त है, उनके ऊपर कार्यवाही की बात नहीं हो रही है। केवल उन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं पे कार्यवाही की बात यूपी सरकार में, असम सरकार में हो रही है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनको ना तो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही राज्य के द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्राप्त है, यानी कि राज्य के विवरण में कहीं वो दर्ज नहीं है। तो वहां किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, किस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि है, इन सब के बारे में राज्य को कोई नॉलेज नहीं है। इस वजह से वहां पे कार्यवाही संबंधी बातें हो रही है। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में सारी जानकारियां थी।